मियाँ बीबी में जो झगड़े हो जाते हैं तो तुलसा अमृत के सेवन करने से, क्योंकि विद्युत किरणें उससे तेज उत्पन्न हो जाती है तो घर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। जो मियाँ बीबी का जो आपस में झगड़े होते हैं, झगड़े कम होने लग जाते हैं। ये तुलसा अमृत के लाभ देखे गए हैं। तुलसी अमृत न सिर्फ भयानक नशों से मुक्ति दिला सकता है, बल्कि व्यक्ति के शरीर में फिर से पहले जैसी ही स्फूर्ति भी लौटा लाता है। यही नहीं, तुलसी अमृत पेट के सभी प्रकार के रोगों में अत्यंत प्रभावशाली है। जी हां, करता सबका हित तुलसी अमृत। तुलसी अमृत जीएमपी ISO द्वारा प्रमाणित भी है, यानी तुलसी अमृत गुणकारी होने के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता की भी गारंटी देता है। यदि आप भी तुलसी अमृत के गुणकारी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे इन नंबर्स पर अभी कॉल कीजिए। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। बिजनेस के लिए क्या अच्छा है, किसको फोन करना है, किसको पार्टनर बनाना है, ये सब जानते हैं, लेकिन जब सर्विस टैक्स की बात होती है तो बिल्कुल ही अनजान। क्या क्या बात कर रहा है? हमें भी भरना है? अब भरना है कि नहीं भरना है, यही टाइम है पता लगाने का, क्योंकि अभी चल रहा है सर्विस टैक्स VCES। तो पता लगाइए और भरिए अपना सर्विस टैक्स बिना किसी इंटरेस्ट या पेनल्टी के। चाहें तो इंस्टॉलमेंट्स में भी भर सकते हैं आप। अब अनजान मत बनिए, सर्विस टैक्स भरें और एक नई शुरुआत करें। VCES, सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सबों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ प्राइमेट में आपका स्वागत है। तेवर भी हैं, कलेवर भी हैं और फ्लेवर भी है। यूपी से सच बोलने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो पंजाब के संगरूर में अपने गुरुओं की तारीफ करते हुए जारी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की। चुनावी मौसम आते ही देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां के योद्धा अपनी अपनी बातों से जनता को रिझाने की जुगत में जुटे हैं। कोई सच बोल रहा है तो कोई सच का आईना दिखा रहा है, लेकिन सच और झूठ की इस राजनीति की बिसात पर जनता किन प्यादों को चुनेगी, ये लाख टके का सवाल है। मन से संबोधन की बात हो तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तुलना होती रहती है। वैसे भी अभिनय में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के मुकाबले हल्के बैठते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के भाषण में नाटकीयता भी दिखती है।
एक जहां मात्र शक्ति के साथ अपनी बात को जोड़कर उभरते भारत की तस्वीर पेश करता है, तो दूसरा आम जनता की बात करते हुए मानसिक पटल पर छाप छोड़ने की कोशिश में रहता है। यूपी में गरजने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब के संगरूर में जमकर दहाड़े। मौका था एक कैंसर अस्पताल के शिलान्यास का। यूपी की तेवर और कलेवर का रीमेक संगरूर की सभा में भी देखने को मिला। कांग्रेस के युवराज पंजाब में डैमेज कंट्रोल करते दिखे, यानी दागियों के अध्यादेश पर अपनी ही सरकार की किरकिरी कराने वाले राहुल बाबा ने पीएम के मन को मोहने की पूरी कोशिश की। यही वजह थी कि उन्होंने मनमोहन सिंह की तारीफों के पुल बांधे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को अपना गुरु बताया। जगह बदली पर राहुल का राग वही था। बात साफ है, लगातार रैलियां कर रहे राहुल गांधी अब संकेत दे रहे हैं कि वो सरकार की कमान संभालने को तैयार हैं। लगातार सच्चाई को मुद्दा बनाकर अपनी तारीफों के पुल बांध रहे राहुल ने भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए सच बोलने को जरूरी बताया। हमें सच बोलने से पहले ये पूछना चाहिए कि भाई, घड़ी देखनी चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई सच बोलने का समय है। आजकल की राजनीति इस प्रकार की राजनीति है, बोलने से पहले, सच बोलने से पहले लोग घड़ी को देखते हैं, कहते हैं भैया समय सही है या नहीं। इस बात को मैं बदलना चाहता हूं। भ्रष्टाचार की बात होती है, अगर भ्रष्टाचार से लड़ना है तो सच बोलने की जरूरत है। सच बोलने के बिना भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। संगरूर में राहुल के सरोकार जनता के सामने है और जैसे जैसे चुनावी मौसम आता जा रहा है, कांग्रेस के युवराज की सभाओं का नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों से तुलना बढ़ती जा रही है। कांग्रेस कहती है कि उनकी सभाओं का समीकरण चुनाव के बाद सामने दिखेगा। वहीं मोदी को सुनने और देखने वालों की बढ़ रही तादाद से बीजेपी का हौसला 7वें आसमान पर है। लेकिन दो सबसे बड़े सवाल अब भी बने हैं। पहला ये कि क्या इन दोनों नेताओं को सुनने आ रही भीड़ वोटों में तब्दील होगी, और दूसरा कि इन दोनों के भाषणों में आम जनता को समाधान कहां दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जयार शरण साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। शक्ति सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा डॉक्टर दीपिका शर्मा भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ स्टूडियो में है। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से सत्या बहन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राजनीतिक मसला है, अपनी अपनी बातें हैं और आज पंजाब के अंदर भी बात कही। सत्या बहन जी से ही मैं शुरुआत करूंगा। सत्या बहन जी, आज भी हम राहुल गांधी को सुन रहे थे और कमोबेश जो यूपी की बातें थी वही बातें हुई और होता है, कई बार रिपीटेशन भी रहता है। समाधान हमें नहीं दिख रहा। अब बीजेपी की ओर से क्यों नहीं दिख रहा, मैं उनसे पूछूंगा दीपिका, पर समाधान की बातें क्यों नहीं? आपको नहीं लगता सब बातें हो रही हैं, सच बोलने की भी बातें हो रही हैं, पर वो समस्याओं का समाधान कहां है जो जनता देखना चाह रही है और सुनना चाह रही है? देखिए, समस्याएं बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं जी। चाहे विकास की समस्या हो, कोई भी समस्या ले लीजिए, समस्याएं तो बहुत हैं जी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने जब से, ये तो हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हैं जी और बहुत भले इंसान हैं। उनके साथ ये है कि वो कभी भी जैसे नेता फर्जी बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत कुछ बड़बोलापन कर देते हैं कि जितना करते नहीं है उससे ज्यादा बोलते हैं। तो ऐसा उनमें बिल्कुल नहीं है। वो बहुत अच्छे साइलेंट नेता हैं और विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हैं। उनके समय में देश ने बहुत प्रगति की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक चीज आप मानती हैं, अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सच बोलने का टाइम नहीं होता। यूपी में भी उन्होंने ये बात कही। ये बात क्यों बार बार वो कह रहे हैं? अगर उन्होंने जो किया, बार बार क्लैरिफिकेशन क्यों दिया जा रहा है इस बात का? स्पष्टीकरण देना अपने आप में नहीं लगता चीजें बिगड़ रही हैं? क्लैरिफिकेशन की ऐसी बातें हैं जो उन सवाल करते हैं, जो उनके प्रश्न उठाते हैं, उसका उत्तर देना जरूरी नहीं। कोई पूछ तो रहा नहीं ना मन से, वो बार बार ये बात कह रहे हैं। नहीं, वो सही बात है। जो किसी के लिए भी सच बोलने का समय नहीं होता, सच कभी भी बोला जा सकता है। ठीक है दीपिका जी, मैं आपके पास आऊंगा, पर पहले शक्ति जी को भी यहाँ लेना चाहूंगा। शक्ति जी, ये बड़ी कॉमन चीज हम देख रहे हैं, जो दोनों अभी भाषण हुए यूपी के अंदर, चूंकि यूपी को साधना बहुत जरूरी है, दिल्ली को साधना है, तो वहां पर ये कॉमन बात हमने देखी। आज भी उन्होंने कहा कि सच बोलने का टाइम नहीं होता। उन्होंने पहले यूपी के अंदर भी कहा कि सच बोलना कोई गलत नहीं है, वक्त नहीं होता। क्या राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं कि मैसेज उल्टा चला गया है, इसलिए क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है कि नहीं सच बोलने के लिए बात? देखिए, आज गुरुओं की धरती पे थे जी, इसलिए आज उनको गुरु की याद आ गई है। ठीक है। दूसरी चीज, विरोधाभास खुलकर दिखता है, उसको आपको बताने की जरूरत नहीं है।
अगर आप सच के इतने ही हिमायती थे या इतने ही हिमायती हैं और भारतीय राजनीति में जो गंदगी आ गई है, करप्शन आ गया है, उसके प्रति आप इतने ही संजीदा थे, तो आपके पास वो हर एक टूल था जिस उस टूल से आप कम से कम कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार की गंदगी को रोक सकते थे या कम कर सकते थे जी। लेकिन आपने 4.5 सालों तक उस पर कतई कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब चुनाव का समय आ गया है, 2014 लोकसभा का चुनाव और विधानसभा, आगामी 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव आ गया है, तब आप जनता को मोरल ग्राउंड पे शिक्षा रूपी भाषण सुनाने पिलाने जा रहे हैं। पिछले 4-4.5 साल तक तो आपने करप्शन का राज चलाया, उस पर आपका कोई प्रतिबंध नहीं लगा, लेकिन जब अब लग रहा है कि मैदान जो है हाथ से बाहर हो चुका है, जो राजनीति की तार है उनके हाथ से छूट चुकी है कांग्रेस पार्टी की, तो अब उसको रिवाइव करने के लिए ये स्टैंड वो ले रहे हैं। अब ये देखना ये है कि देश की जनता इस स्टैंड पे कितना विश्वास करती है या भरोसा करती है। ठीक है, एक सच की बात हो रही है और एक सच का आईना नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं। दीपिका जी, कैसे आप देख रही हैं इस चीज को? सच बोलने की जो बातें हैं, सही बात है, वक्त तो नहीं होता सच बोलने का। देखिए सिद्धार्थ, ऐसा है कि जहां तक राहुल गांधी इज कंसर्न, राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल कैरियर है या जो उनकी पॉलिटिकल रोल है जी, वो एक बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से भारत के सामने आया है। ही बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी को जो लीड किया है, उनकी परसेप्शन ये बन गई है कि ही इज नॉट लीडिंग द पार्टी फ्रॉम द फ्रंट। उनका ये अचानक से आना, एक बयान देना और उसके बाद गायब हो जाना, ही राहुल गांधी की परसेप्शन ये हो गई है कि जिन मुद्दों पे उनको बात करनी चाहिए और सदा से करनी चाहिए थी, जैसे करप्शन हुआ, जैसे निर्भया के ऊपर इतना बड़ा आंदोलन हुआ देश में, राहुल गांधी की चुप्पी बड़े सालों तक, बड़े वक्त तक रही। और अब राहुल गांधी की ये आदत बन गई है कि एक प्रेस क्लब में बार्जन करना और अपना बयान देना और प्रधानमंत्री के पद की, कैबिनेट पद की मर्यादा को नहीं रखना। ये जो अब मैं आपको कुछ उदाहरण ऐसे देना चाहती हूँ जिनको मैं राजनीतिक उसमें इररिस्पॉन्सिबल कमेंट्स या स्टेटमेंट्स कहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कल उन्होंने एक बयान दिया यूपी में कि दलितों के लिए उन्होंने एक फिजिक्स का शब्द इस्तेमाल किया कि दलितों के लिए उनको जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी उनका उत्थान करने के लिए दलितों का। अब आप एक इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे सोशल जस्टिस पे आप बात कर रहे हैं और आप फिर केवल दलितों के ऊपर क्यों कर रहे हैं? बाकी माइनॉरिटीज भी हैं इस देश में, बाकी भी ऐसे तबके हैं जहाँ नरेंद्र मोदी भी बिहार जाके बैकवर्ड बन जाते हैं। सुनिए सिद्धार्थ, आगे सुनिए। फिर उनका एक बयान ऐसा, मैं तो केवल उदाहरण दे रही हूँ, 1000 में से दो चार दे रही हूँ। एक उदाहरण उनका आता है, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, जो वो समझते हैं कि बहुत फिलोसफिकल बात कर रहे हैं, गहरी फिलोसफिकल बात, कि पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। और उनका ये कहना, क्योंकि वो एक खाते पीते परिवार से हैं और हो सकता है उनको 3 वक्त का भोजन बहुत प्यार से मिल रहा है और बहुत आनंद से मिल रहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो भूखमरी है वो एक केवल मानसिक अवस्था है। फिर वो एक बयान ऐसा देते हैं, आई वॉन्ट टू क्रश माई ड्रीम्स, और मैं अपने सपनों को चूर चूर करके आपके सपनों को अपना सपना बनाना चाहता हूं। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूं कि क्या उनके सपने आज तक भारत की प्रजा से भिन्न थे? तो कहीं ना कहीं पे राहुल गांधी का ये जो मोडस ऑपरेंडी बन गया है कि लगातार जो है इररिस्पॉन्सिबल बयान देना और वक्त बेवक्त आके देना। जैसे एक थिएटर एक्टर होता है, वो अचानक से उसका रोल कहीं नहीं होता, लेकिन वो स्टेज में बार्जिन करता है, अपना कमेंट करता है और वो स्टेज से फिर भाग जाता है। तो दिस इज नॉट कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, क्योंकि हमने उनकी लीडरशिप, उनकी गवर्नेंस, उनके कमेंट्स, हमने किसी भी जो सीरियस मैटर था उसमें हमने नहीं सुने। और जो ऑर्डिनेंस का मुद्दा एक था, बात आपने कही बहुत कि जरूरी मुद्दों पर नहीं बोल रहे हैं और बेअसर शायद साबित हो जाएंगे। पर शरण जी, आप कैसे देख रहे हैं? अगर हम देखते हैं कैसे बातें पहुंच रही हैं जनता तक, अगर आप सुन रहे हैं पंजाब में आज राहुल गांधी को, तो क्या लगता है एक आम जनमानस तक उनकी बातें कैसे पहुंच रही होंगी? देखिए, मैं थोड़ा आपके क्वेश्चन से डिफर करना चाहूँगा, बाद में मैं आपके क्वेश्चन पे आऊंगा कि मैं वो इंसान हूँ जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जन्म लिया और प्री इमरजेंसी जन्म लिया था। तो उस दौरान जिन नेताओं को हमने देखा है, इंदिरा गांधी,
हमने देखा अटल बिहारी वाजपेयी, हमने देखा LK अडवाणी। ऐसे लोग जो एक बार मंच पे खड़ा होते थे तो पता नहीं कितने किलोमीटर दूर से लोग सुनने आते थे और भीड़ उमड़ती थी केवल उनको सुनने के लिए, चाहे वो अक्रॉस द पार्टी लाइन हो। लेकिन आज के नेता भीड़ इकट्ठा करवाते हैं, एक दूसरा सब लोग ऐसे पढ़ते जैसे कोई स्टूडेंट लेक्चर दे रहा हो कागज सामने रख के। आज मुझे कोई ऐसा नेता बता दीजिए जो बिना कागज के बात करता हो। आपको नोट चाहिए बात करने के लिए, आपके दिल में नहीं है, आपके दिमाग में नहीं है कि आप क्या नेता बनोगे। और ऊपर से खोखलेपन तो दोनों ही पार्टी में ज्यादा कौन दिखता है आपको? दोनों बराबर है मेरे लिए। नरेंद्र मोदी मैं दोनों राष्ट्रीय पार्टी को ये कहूंगा कि दे आर नाउ बिग वैक्यूम हैज बीन क्रिएटेड। उनके पास कोई लीडर ही नहीं है, सच्चाई में लीडर नहीं है। नरेंद्र मोदी गुजरात के आगे मुझे कुछ नहीं दिखते। राहुल गांधी अपने एंग्री यंग मैन के इमेज के आगे मुझे कुछ नहीं दिखते। ठीक है, ये दोनों जनता से भद्दा मजाक कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई फोरसाइटेड नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। अगर आपके पास इतना ही बड़ा रोड मैप है, आप इतने बड़े लीडर हो, आप इंडिया को लीड करने के लिए कह रहे हो कि मैं लीड करूंगा, तो आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए। आपके पास महंगाई कैसे कम करनी, आपको नहीं दिखता, कुछ भी नहीं है, खोखलापन है, मजाक है। इस देश की जनता के भावनाओं के साथ दोनों नेता मजाक कर रहे हैं। दोनों ही आपको बिल्कुल असरदार नहीं दिखते? एकदम नहीं। ठीक, एकदम नहीं। ठीक, दीपिका जब अपनी बात रख लीजिए। देखिए, मैं सर से बिल्कुल मुखालिफ नहीं हूँ, उनसे एग्री नहीं हूँ जी। आप सिर्फ उस पे देखिएगा कि नरेंद्र मोदी बहुत डायनामिक और डिसिसिव लीडरशिप सामने देश के सामने ला रहे हैं और बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के लिए, देखिए मैं तो भाजपा से हूं, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूं कि उनके लिए भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं होती। रादर उनके लिए नहीं, उनके लिए टिकटिंग सिस्टम होता है और जहां पे सारी टिकट्स की सेल हो जाती है उसके बाद भी लोग आना चाहते हैं। उनका थिएटर तो हाउसफुल रहता है। और जिस तरीके से देखिए, आपने ये बात नोट करी होगी कि पिछले राज बब्बर जी पूछ रहे थे कि ऐसा क्या दिखाते हैं नरेंद्र मोदी जो लोग टिकट देख के आ रहे हैं। देखिए, राज बब्बर जी को तो दिखता नहीं है और उनको सुनता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन देश की जनता सुन रही है। और जिस तरीके से भीड़ उमड़ के आ रही है उनकी रैलीज में, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे कोई भी तबका हो, प्रोफेशनल्स हो, जिस तरीके से लोग नरेंद्र मोदी को आज सुनना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि उनका भविष्य का नेता कैसा होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने किसी ने ये बात नहीं समझी है तो हिज हैंड इज नॉट ऑन द पल्स ऑफ द नेशन। अब दीपिका जी, आपने कहा कि मुद्दों पर बात करते हैं, हम देश सुनना चाह रहा है मुजफ्फरनगर पे क्या बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी, पर सुना नहीं है हमने अभी तक। राहुल गांधी ने जिक्र जरूर किया, ठीक है, उन्होंने जो कहा ऊपर मंच पे आके वो बोले हैं। एक ऐसा आपका नेता जो देश के हर मुद्दे पर बोल रहा है, असम मुद्दे पर भी आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, पर आज पे आपको शरण जी में आ रहा हूं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, ऐसा जहां तक मुजफ्फरनगर की बात है, तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट जब वहां पे जाते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जाती हैं, तो उनको रोका नहीं जाता। और बोलने में क्या है? सुनिए, जब हमारे प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट वहां जाते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। इस देश में, उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी बोले, उसमें भी थे। देखिए, नहीं सिद्धार्थ, ऐसे डबल स्पीक नहीं होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात है, राहुल गांधी ने भी अगर बोला है तो राहुल गांधी ने भी IPL नहीं बोले। राहुल गांधी ने दंगों के 1 महीने बाद बोला है, ठीक है, और साक्षात कह रहे कौन बोल रहा है? देखिए, साक्षात आपके नेता इतना अच्छे तो बोलते क्यों नहीं है? साक्षात जब वो बोल रहे थे उस समय तो उनको बोलने की हिम्मत नहीं आई, क्योंकि उस समय उनको लगा था कि मुलायम सिंह के साथ उनका जो गठबंधन है वो टूटना नहीं चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया वहां पे, लेकिन 1 महीने बाद जब उनको लगा कि उनको मुस्लिम वोट या किसी कम्युनिटी के वोट चाहिए, तो उन्होंने बोला। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो पॉलिटिक्स हैं, ये बाकी पार्टियां कर रही हैं। सवाल का जवाब अभी आपने नहीं, नरेंद्र मोदी देखिए सिद्धार्थ, ऐसा है कि आप हमारे लीडर्स को पहले आप वहां जाने नहीं देते हैं, उसके बाद मीडिया इसके ऊपर कोई बात भी नहीं करती है। बोलने को बंद थोड़ी कर रखा, पाबंदी थोड़ी लगाई। जाते तो दुनिया में ऐसी कई जगह नहीं है, पर हर चीज पे कमेंट आता है। नहीं, देखिए, हमारे 2 MLA गिरफ्तार हुए हैं, हमारे 2 MLA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर गिरफ्तार हुए हैं, और उस पे हमने बकायदा ये बयान दिया है, हर चैनल पे जाके दिए। भारतीय जनता पार्टी के हर स्पोक्स पर्सन ने हर चैनल पे जाके बयान दिया है that the law should take its own course। हमने उसका विरोध बिल्कुल भी नहीं किया है।
सो कहीं ना कहीं पे आप ऐसा तो मत कहिएगा कि मुजफ्फरनगर पे भारतीय जनता पार्टी बोली नहीं है। नहीं, हम तो नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं ना, मैं तो इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ कि देश के दो बड़े नेता हैं। चलिए छोटा सा ब्रेक, मैम माफ कीजिएगा, छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, मैं ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। जब हम लौटेंगे शरण साहब से मैं शुरुआत करूंगा, छोटा सा ब्रेक। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। शरण जी, हम बात लगातार यही कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की बात आती है, देश के संवेदनशील मुद्दा है जिस पे देश लगातार बड़ी बड़ी बहसें हो रही हैं, नहीं बोल रहे हैं उस पर कुछ, क्या लगता है? ये क्या बोले? दिक्कत ये है, नरेंद्र मोदी की मजबूरी है कि वो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि आखिर ये दंगा हुआ कैसे? अमित शाह को भेजा किसने? अमित शाह का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? अमित शाह ने वहां करवाया क्या? अमित शाह ने वहां जाके करवाया क्या? ये राज खुल जाएंगी। और ये राज खुलने की जरूरत ही नहीं है, राज खुली हुई है, सब लोग जानते हैं कि किस तरह के भाषण वहां दिए गए, साधु और साधुओं को वहां उतारा गया कि आप जाके ऐसे भाषण दीजिए। माने जो इतिहास गवाह है जहां के दोस्ती का, जहां के सांप्रदायिक सद्भाव का, उस एरिया में किसी जमाने में वहां चौधरी चरण सिंह की इसलिए तूती बोलती थी और देवीलाल जैसे जाट नेता भी उनकी बात मानते थे, क्योंकि वो इस दोनों समुदायों को लेके चलते थे। और इस हिस्ट्री इतिहास गवाह है इसका। और वहां जाके ये करना, ये स्ट्रेटेजिकली इनका था। और मैं तो अभी भी मुझे डाउट है कि पता नहीं और कितने मुजफ्फरनगर यूपी में कम से कम होंगे। सिद्धार्थ, मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ, आपके प्रोग्राम के जरिए शरण साहब से ये बात पूछना चाहती हूँ कि शरण साहब की आवाज कहाँ थी 30 अगस्त को मीनाक्षी चौक में, जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लीडर्स, बीएसपी के नेता, कांग्रेस के और सपा के नेता इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी कम्युनिटी को भड़काया उस समय, और जहां पे सेक्शन 144 लगा हुआ था, उस समय प्रशासन कहां था? उस समय जर्नलिस्ट कहां थे? उस समय मीडिया कहां थी? लोग ये कहते हैं कि भाजपा ने दंगे किए। मैं कहती हूं कि 30 अगस्त को जब मीनाक्षी चौक में एक पर्टिकुलर संप्रदाय के जो लीडर्स हैं वो इकट्ठे हुए, जहां पे बसपा के भी थे, कांग्रेस के भी थे, सपा के भी थे, उन्होंने उकसाया, उन्होंने भीड़ को, ये तो सीडी में है, उन्होंने भीड़ को उकसाया। तो मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, मीडिया से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग 30 अगस्त को मीनाक्षी चौक में जो वारदात हुई उसकी बात आप क्यों नहीं करते हैं? हर चीज पे रिपोर्ट हो रहा है मैम, ऐसा नहीं है। हम तो कांग्रेस से भी सवाल कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? आप घटनाओं को पकड़ते हैं और आप एक जर्नलिस्ट थप्पा लगा रहे हैं, लेकिन आप कभी भी घटनावार सिलसिला नहीं देख रहे कि किसने पहले कौन सी बात शुरू करी। देखिए, उसी पे तो विवाद छिड़ा हुआ है, उसी को लेकर के तो पूरी बहस है। शरण साहब, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी। देखिए, मैं 4 और 5 सितंबर को मेरठ में था जी, और उस दौरान जो मुझे एमएमएस देखने को मिले या वहां के जो लोकल लोगों से बात करने को जो मुझे पल्स फील हुआ, मैं उसी दिन था। और मैं मैंने ये भी कहा था, वहां भी कहा और यहां आके भी लोगों को कहा कि 1 वीक के अंदर देखना मुजफ्फरनगर में जरूर दंगा फैलेगा, क्योंकि वहां माहौल ग्राउंड लेवल पे ऐसे क्रिएट किया जा रहा था। 30 अगस्त को हो चुका था ये। नहीं, उसके पहले से शुरू था। नहीं, मैं आपको बताऊं, शायद मुजफ्फरनगर और मेरठ में ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसके मोबाइल पे दोनों एमएमएस ना हो।
और जो ये नहीं कह रहा हूं फलाने जगह फलाने साधु आए थे, उन्होंने ये भाषण दिया, वो साध्वी आई थी, वो ऐसे कह रही थी, ये सब चीजें हो रही थी ऑलरेडी, ग्राउंड प्रिपेयर हो रहा था इसके लिए। हम बात वो ठीक है, पर हम ये बात लगातार, शक्ति जी ये बात आपको नहीं लगती, मैं बात कर रहा हूं कि जो जनता तक बातें पहुंच रही हैं, क्योंकि देश देख रहा है बड़े लीडर्स को, इनकी फैन फॉलोइंग है, इनके कार्यकर्ता हैं जो इनको सुन रहे हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं, पर मेरा सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि उन मुद्दों के ऊपर क्या सिलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, जिन मुद्दों को, चूंकि क्या इसका कारण चुनाव भी हो सकते हैं कि बचा जा रहा है उन सब चीजों से, सब विमुक्त तौर पर बोलते हैं, अपनी बातें रखते हैं, पर इन मुद्दों पर अगर नहीं बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा जा रहा है ना। देखिए ऐसा है, इन दोनों राजनीतिक दलों को और इनके रणनीतिकारों को ये मालूम है कि 2014 का चुनाव अभी 6 महीने बाकी है, जो शेड्यूल टाइम है, तो अभी क्या है, ये दो पर्सनालिटीज को आगे करके पल्स को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मुझे जहां तक मेरी समझ कहती है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है गुजरात का की जो उनकी जो उपलब्धि या जो छाप है, उससे बाहर वो निकल नहीं पा रहे हैं। राष्ट्रीय लेवल पे राष्ट्रीय जो एक अपील होनी चाहिए या राष्ट्रीय इश्यूज पे जो उनकी जो टिप्पणी होनी चाहिए या जो कोई नए चीजों को देश के सामने रखना चाहिए या नए प्रोग्राम्स को, नए विजन्स को रखना चाहिए, वो उनके भाषण से भी मिसिंग है। और राहुल गांधी, जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी दार्शनिक ज्यादा लगते हैं, दार्शनिक नहीं, वो रिएक्शनरी हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं या उनके भाषणों से जो चीजें निकल के आ रही हैं, उसकी प्रतिक्रिया देने में वो ज्यादा समय गंवा रहे हैं। उनके पास भी कोई ठोस प्रोग्राम या ठोस विजन या कोई ठोस कह सकते हैं जनता को देने के लिए कोई नई चीज या नई बात नहीं है। सिर्फ उसमें से कुछ बातों को उठाकर उस पर से सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनको लगता है कि पोलराइजेशन बीमारी बताते इलाज भी खुद ही करना है। सिद्धार्थ राहुल गांधी डिफेंसिव हो रहे हैं, हाँ, वो रिएक्शनरी हो रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं। सत्येंद्र जी, ये बात क्यों है? क्योंकि एक लंबा अरसा आप भी राजनीति के अंदर देख चुकी हैं, ये स्थिति क्यों आ रही है राहुल गांधी के साथ में? अब बातें भी जो कि समाधान की बात वो नहीं कर पा रहे, हम देख रहे हैं। मैं पहले भी शुरुआत आपसे की कि सोल्यूशन क्या है? अगर आप महंगाई की बात कर रहे हैं तो आप जनता से ही उम्मीद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम फूड सिक्योरिटी बिल लाए तो आप जनता से कह रहे हैं कि आप ही दबाव बनाइए यूपी सरकार ईमानदारी की बात कर रहे हैं तो जनता से उम्मीद कर रहे हैं, जबकि देश का नेता अभी जनता कर लेगी तो फिर नेता क्या करेगा? राहुल गांधी का या कांग्रेस का जो विजन है, एक ही विजन है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, हमारा इतिहास है कि हमारे ऊपर कभी भी किसी तरह से एक कम्युनल जो उसका नहीं नहीं, हमने पूरे देश को एक समग्र उसमें रख के देखा है। तो राहुल गांधी जो हमारी कांग्रेस का या कांग्रेस सरकार का या कांग्रेस पार्टी का ले लीजिए, जो हमारा शुरू से एक विजन रहा है, हमारा उद्देश्य रहा, जो रास्ता रहा, हम उस रास्ते को किसी तरह नहीं छोड़ेंगे। जहां तक अभी आपने सच्चाई की बात कही कि राहुल जी ने कहा कि सच्चाई का कभी समय नहीं होता, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि सच कहा है ये। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी जो अभी जो त्रासदी हुई थी उसमें उत्तराखंड में, तो ये इतना जोर से, मैं ये बात चैनल पर मैंने खुद भी देखी थी, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि नकवी उन्होंने बताया कि 15,000 लोगों को, गुजरातियों को वो वहां पर ले गई। क्या वो गुजरातियों को वहां से ढूंढ के ले गए? जमीन नहीं, वो बात सच्चाई की बात कही ना, तो उस पर इसके बाद में जब इनको असलियत का पता चला कि इतना बड़ा झूठ है, इतना बड़ा असत्य है, जो जनता के गले उतर ही नहीं सकता, जो ऊपर से निकले, इतना चमत्कारी आदमी है जो ऊपर से जमीन पर ना उतरते हुए गुजरातियों को ढूंढ के कौन से गुजराती है, क्या गुजराती है, उनको उसके तो बाद में उसका तो पटाक्षेप भी हो चुका है। नहीं, लेकिन उनका तो हो चुका है, लेकिन उनके जो प्रवक्ता थे उन्होंने खुद चैनल पे कहा था, प्रवक्ता, इसके बाद में उसको खंडन किया, किसने? राजनाथ सिंह जी ने खंडन किया। और लेकिन कांग्रेस का जो विजन है वो स्पष्ट विजन है, चाहे वो फूड सिक्योरिटी बिल की बात हो, हम लाए फूड सिक्योरिटी, आरटीआई का भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी प्रतिबद्धता है। सोल्यूशन आप भी नहीं दे पा रहे हैं, छोटा नहीं हम दे रहे हैं। देखिए, आरटीआई लाए, वो प्रतिबद्धता है हमारी, फूड सिक्योरिटी बिल है, लोगों को सही तरीके से खाना जनता के कंधे पे बंदूक रख देंगे तो बेचारी जनता वैसे दबी हुई है, जनता से ही सब उम्मीदें पाल ली है यहाँ पर। चलिए छोटा सा ब्रेक, जनता के लिए ही है, छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, जल्द लौट रहे हैं, छोटा सा ब्रेक। बिजनेस के लिए क्या अच्छा है, किसको फोन करना है, किसको पार्टनर बनाना है, ये सब जानते हैं, लेकिन जब सर्विस टैक्स की बात होती है तो बिल्कुल ही अनजान। क्या
क्या बात कर रहा है? हमें भी भरना है? अब भरना है कि नहीं भरना है, यही टाइम है पता लगाने का, क्योंकि अभी चल रहा है सर्विस टैक्स VCES। तो पता लगाइए और भरिए अपना सर्विस टैक्स बिना किसी इंटरेस्ट या पेनल्टी के। चाहे तो इंस्टॉलमेंट्स में भी भर सकते हैं आप। अब अनजान मत बनिए, सर्विस टैक्स भरें और एक नई शुरुआत करें। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। एक बड़ा अहम मुद्दा और यहाँ पे हम उठाना चाहेंगे कि आज जो भाषण उन्होंने दिया राहुल गांधी ने, उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गुरु भी माना, और इसके पहले हालांकि उन्होंने नहीं किया, और ये बात उन्होंने कही। शरण साहब, मेरा सवाल आपसे, आप अपनी बात भी रखिएगा, पर क्या आपको लगता है ये स्थिति अब आ गई है कि स्टेज पर जाकर क्लैरिफाई करना पड़ रहा है चीजों को? देखिए कुछ भी हो, कांग्रेसी कुछ भी ऑन कैमरा कहें या कांग्रेस के नेता कोई भी बयान दें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी आज भी बच रहे हैं लीडरशिप अपने कंधों पे लेने से। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आत्मविश्वास की कमी दिखती है कि पत्ते नहीं खोले? जी, मैं उस पे आता हूं। और इसलिए वो प्रधानमंत्री के कंधे पे अभी बंदूक रख के चला रहे हैं। एक दूसरा, कांग्रेसी ये बात छुपा रहे हैं कि ही इज अ लीडर ऑफ फेलियर्स। चाहे वो बिहार का आप इलेक्शन देखिए, चाहे यूपी का इलेक्शन देखिए, जिसमें वो यंग कांग्रेस क्या कहें एंग्री मैन के तौर पे आए थे, कुर्ता उठाते हुए दाढ़ी बढ़ा के कि देखो मैं क्या कर सकता हूं। इट ऑल फेल्ड, इट ऑल फेल्ड। गुजरात में फेल हो गए, तमिलनाडु में फेल हो गए, हर जगह फेल हुए हैं। तो उनके पास फेलियर का लिस्ट बहुत लंबा है। ठीक है। अब मोदी जी के पास ये है कि अभी पहली बार है, इसलिए उनको अभी लोग उस स्थिति से नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए वो बच रहे हैं। लेकिन मुझे दोनों नेताओं पे मैं बार बार वही कह रहा हूं कि इनपे कोई एजेंडा मुझे नहीं दिख रही। इनके कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लान नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। आज भी अगर हम कांग्रेस को वोट करें तो क्या स्थिरता के लिए हम भ्रष्टाचार और घोटाला का न्यू पे स्थिरता चाहिए हमें? आई डोंट थिंक इस देश की जनता को और भ्रष्टाचार और घोटाले चाहिए। ठीक है, तो रोड मैप की कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। दीपिका जी, क्या आपको भी लगता है रोड मैप नहीं है बीजेपी के पास? देखिए, रोड मैप क्यों नहीं है, विजन क्यों नहीं है? खाली नरेंद्र मोदी को मौका देते हैं बस। खाली बात नरेंद्र मोदी की नहीं है। दीपिका जी, अगर आप अलाउ करें तो एक छोटा सा सप्लीमेंट उसमें ऐड करना चाहूंगा। आप कीजिए। दिल्ली से लेके कन्याकुमारी केरला तक जितनी बार मोदी बोले हैं, कहीं एक बार मुझे बता दीजिए कि उन्होंने रोड मैप बताया। देखिए, ऐसा होता है, कांग्रेस इस समय यूपीए सरकार पावर में है, जो सरकार पावर में है वो अपनी गवर्नमेंट चलाए। जहां तक रोड मैप का सवाल है वो हमारे मैनिफेस्टोज में आपको मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं पे आपको इतना भरोसा तो होना चाहिए, उस इंसान को आपको एक मौका तो देना चाहिए कि जिसने सक्सेसफुली 3 बार अपने स्टेट को इलेक्शन में विन कराया, उसको डेवलपमेंट इंडेक्स पे नहीं, आप उस इंसान को श्रेय दीजिए, खासतौर पे। ये बड़ी परेशानी हो गई बीजेपी। नहीं, बिल्कुल नहीं सिद्धार्थ। बीजेपी के अंदर बहुत बेहतरीन लीडर हैं, बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है, और बीजेपी एक बहुत बड़ा विपक्ष है, और बीजेपी एक बहुत जिम्मेदार विपक्ष है। और आप मानेंगे कि डेमोक्रेसी में एक बड़ा मजबूत और रिस्पॉन्सिबल विपक्ष होने की बहुत आवश्यकता है। जो बीजेपी ने अपना क्रिटिसाइज करने से ही आपको लगता है कि वो मौका आपको मिलेगा? मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप केवल क्रिटिसाइज करते रहते हैं। नहीं, मैं तो नरेंद्र मोदी के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं, मैं क्रिटिसाइज नहीं। नहीं, तो
तो फिर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक यूपीए की सरकार जिसने इतने सारे घोटाले कर दिए, जिसने देश की अर्थव्यवस्था का ये हाल कर दिया, जिसने महंगाई इतनी कर दी, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी कर दी, जिसने देश की इतनी दुर्गति करी है, तो जब देश की इतनी ज्यादा दुर्गति हो ही गई है तो मैं कहती हूँ कि एक पार्टी को आप कम से कम एक बार मौका तो दीजिए। देखिए ये प्रजातंत्र है, अगर पार्टी परफॉर्म नहीं करती है, गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं करती है, उसको बाहर फेंकिए, परंतु एक मौका अवश्य दीजिएगा, क्योंकि इस सरकार ने, जिसके पास 10 साल से केंद्र की सरकार रही है, इसने देश की दुर्गति कर दी है। ठीक है सत्या बहन जी, ये बात शुरुआत में इस पर दूसरा पॉइंट इन्होंने जो कहा, ये बात पे मैं आऊंगा, पर एक सवाल और मैं फिर वही है कि क्यों बार बार जाकर के आप ये जो आपकी पार्टी की राजनीति है उस पर आपको पटक्षेप राहुल गांधी को देना पड़ रहा है स्टेज पे कि नहीं वो तो मेरे गुरु हैं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, सच तो हम बोलते हैं। क्या जरूरत है, आप अपनी बात रखिए, आप ये बोल के ये क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे कि जो हुआ था वो गलत था। क्लैरिफिकेशन की वो तो पहले बोल चुके थे। वो राहुल गांधी जी ने जब लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए तो उन्होंने कहा था कि मेरी भावनाएं बिल्कुल सही थी, हो सकता है मेरे शब्दों से और हमारे हर बार सोनिया गांधी जी तो समझाएंगी नहीं, खुद भी तो समझना पड़ेगा। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए उन्होंने हमेशा कहा और सही कहा, और आने वाले समय में भविष्य के नेता राहुल गांधी ही हैं। और जहां तक आपने कहा कि एक बार मौका मिलना चाहिए, तो ये भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरे लोगों को एक बार प्रचंड बहुमत मिला था हिंदुस्तान के अंदर, इंदिरा जी जैसी वरिष्ठ नेता तक को हराने के बाद, लेकिन इन्होंने टाइम पूरा नहीं किया, आपस में लड़ मर के और 2.5 साल में वापस आ गए। इसके बाद में फिर आपको मौका दिया था। जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। अरे सुनिए सही, आप जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। उसी में थी, सारों ने अपने झंडे बंद कर दिए थे। दूसरी बात, ये गलत बात है। फिर तो आप जेडीयू की बात क्यों करते हैं, आप समता पार्टी की बात कीजिए। अभी छोड़िए, अटल जी जब आए थे तो 13 महीने चले, एक बार बार मौका मिला और बार ये चलने में सक्षम नहीं रहे, बार चलने में सक्षम नहीं रहे और न गठबंधन में ये सफल हुए। और जहां तक एक आप नरेंद्र मोदी की बात कहते हैं, 2002 के दंगों की इसी तभी से मशहूर हुए। और दूसरे देखिए उस वक्त अटल जी ने कहा था कि इनको राजधर्म निभाना चाहिए। आपकी सुई ना 2002 में टिकी हुई है। मैं बता दूं यहाँ और वही पूरे देश में वही स्थिति लाना चाहते हैं। नहीं सत्य, अगर कांग्रेस के पास कुछ बोलने को नहीं है तो 2002 के आप बात करें, तब गोपालगंज की बात एक फैक्ट देश भी नहीं भूला है कि उसी मोरारजी देसाई से चौधरी चरण सिंह को अलग करके प्रधानमंत्री बनाने वाले इंदिरा गांधी थी, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। उसके बाद दोबारा जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने तो चंद्रशेखर को सपोर्ट करके कांग्रेस ने सरकार बनाई, 6 महीने में वो गिरा दी। उसके बाद देवेगौड़ा को सपोर्ट रिमूव करके आईके गुजराल को सपोर्ट करके फिर वो तो हर बार कांग्रेस का ही रोल रहा है गिराने में। नहीं ऐसा नहीं है, जनता का रोल नहीं रहा है। जनता ने हमेशा वोट देखिए कांग्रेस पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है, कोई भजन मंडली नहीं है बीजेपी की तरह। तो जब राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं उस हिसाब से हमने अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया, देश के लिए किया, जनता के लिए किया। ठीक है, देखो सिद्धार्थ भाई, आज जो आपका मुद्दा है राहुल गांधी कि राहुल गांधी क्यों नहीं एक विजन दे पा रहे हैं, या राहुल गांधी के भाषण में वो तथ्य क्यों नहीं है जो जनता को अपील कर रही हैं, तो उसका मुझे पहला कारण ये लगता है कि राहुल गांधी एक समय पे ऐसा आता है जब वो कांग्रेस पार्टी से अपने को अलग दिगर बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। बहुत टेक्निकल चीज है, इसको समझने की जरूरत है कि आप कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, आपके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चल रही है और आपकी सरकार है, यूपीए में आप सबसे बड़े घटक दल हैं और उसके जो क्रेडिट्स होंगे वो आपके होंगे, लेकिन जो साथ साथ जो डिस्क्रेडिट्स हैं वो भी आपके ही होंगे। आप उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। वो डिस्क्रेडिट्स क्या मनमोहन सिंह के पास जा रहे हैं? नहीं, और उसके बाद ये बतलाना चाहते हैं कि वो जो भी चीजें गलत हुई हैं यूपीए सरकार के अंदर, उनको भी मालूम है कि भ्रष्टाचार इस समय देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे से देश की जनता त्राही कर रही है, उनको ये मालूम है। लेकिन एक समय पे आकर वो मंच के माध्यम से ये बतलाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अलग है और राहुल गांधी एज एन इंडिविजुअल ठीक है। दूसरी चीज, और इनकी जो बात जहां तक है कि नरेंद्र मोदी के भाषण में भी कोई नई विजन नहीं दिख रही है आपको, इसके पीछे भी मुझे जो कारण दिखता है ये है क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी गुजरात के जिम्मेवारी उन्होंने संभाली, नेशनल पार्टी से उनका बहुत उनका कोई बहुत हस्तक्षेप नहीं रहा या उनका कोई बहुत कार्य नहीं रहा राष्ट्रीय स्तर पे।
इनके जो राष्ट्रीय नेता हैं वो सिर्फ ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में ही रहे पिछले 10 सालों में। उन्होंने कोई रोड मैप तैयार नहीं किया, जिसका अभाव नरेंद्र मोदी के भाषण में भी देखने को हमें मिल रहा है। क्योंकि सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे 2014 का चुनाव जीत जाना चाहती है और गुजरात मॉडल की सक्सेसफुल को बताकर भाजपा, उनके पास भी इसके अलावा दूसरा कुछ बताने को नहीं। दीपिका, देखिए सिद्धार्थ, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि श्री राहुल गांधी ने एक ये जो खेल होता है, इस खेल को इनसाइडर आउटसाइडर गेम कहते हैं कि जब मन किया तो आप इनसाइडर हो गए, आप कांग्रेस पार्टी के मेंबर या उसके अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, और जब आपको सुविधा लगी और जब आपके ऊपर ब्लेम का समय आया तो आप एकदम आउटसाइडर हो गए कि जी मैं कांग्रेस पार्टी से भिन्न हूं, मैं अलग हूं, मैं राजनेता हूं पर मैं नहीं हूं, मैं कुछ अलग चीज हूं, मैं कांग्रेस ही नहीं हूं। मैं नहीं, ये बिल्कुल सही आरोप है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे राहुल गांधी निरंतर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में कतराते रहे हैं। वो केवल एक थिएटर के रूप में अचानक से आते हैं, बयान देते हैं, थिएटर बाजी करते हैं और फिर चले जाते हैं। मैं आपको ये रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि थिएटरबाजी कहना बिल्कुल गलत है, वो एक चुने हुए नेता है। सिद्धार्थ, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जब मनमोहन जी की सरकार ये ऑर्डिनेंस लेके आई थी तो ऑर्डिनेंस लाने से पहले कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी। कोर ग्रुप में सोनिया गांधी उसकी मेंबर हैं। क्या राहुल गांधी को पता नहीं था कि ऑर्डिनेंस आ रहे हैं? और क्या आपने ये बात नोटिस नहीं करी कि अजय माकन ऑलरेडी ऑर्डिनेंस के प्रति बयान दे चुके थे जब राहुल गांधी आए, और उन्होंने कैसे यू टर्न किया? और इसका मतलब, इसका सीधा सीधा अर्थ यह हुआ कि अभी सत्या बहन को एक फोन आएगा 24 अकबर रोड से और इनके सारे बयान इस समय आपके प्रोग्राम पे पलट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे आपका अगर उप अध्यक्ष ऐसा संदेश दे रहा है पार्टी को कि जो मैं कहूंगा, तो जो मैं कहूंगा उसके बाद से जो तुमने कहा है वो सब गलत हो जाएगा। एक बात बताइए, सुषमा स्वराज जी ने बीच में अभी सोनिया गांधी के ऊपर कमेंट किया था, तब नरेंद्र मोदी ने शाम को ट्वीट किया था जाकर के कि ऐसे पर्सनल कमेंट नहीं होने चाहिए, आप भ्रष्टाचार पे बात कीजिए। तो क्या ये स्थिति तो कमोबेश आपके यहाँ भी? देखिए, यहाँ आप दोनों सिचुएशन कोई नहीं कर रहा, फिर आप पर्सनल कमेंट दोनों सिचुएशंस को आप कंपेयर मत कीजिए ना। मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि जब पार्टी, अगर आप कहने की ऊपर से चल रही है तो आपके यहाँ भी तो ऊपर से चल रही है। देखिए, यहाँ पे अगर दो टॉप लीडर्स के बीच में मतभेद है तो दिस इज डेमोक्रेसी। पर अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, वहां पे वो प्रो ऑर्डिनेंस के लिए और उसको डिफेंड कर रहे हैं, और सडनली राहुल गांधी आते हैं, उसको इट इज नॉनसेंस, इट शुड ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। अपने प्रधानमंत्री जो विदेश में गए हुए हैं, जो यूएन जनरल असेंबली को वो करेंगे, एड्रेस करेंगे, जो राष्ट्रपति अमेरिकन राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, जिनकी मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से होने जा रही है, वो ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसने इस पार्टी को इतना डिफेंड किया, इतने घोटालों उनका कद गिरा, उसकी मरियादा को कैबिनेट की ये तो आप लोग हमेशा से कह रहे हैं, ठीक है, उन्होंने गिराया। सलीका नहीं है, तरीका नहीं है, और एक थिएटर बाजी, एक एक्टर बाजी चल रही है बहुत अच्छे तरीके से। उनका जो क्रेडेंशियल्स हैं वो अंदर से मूलतन नेता नहीं है, अंदर से नेता नहीं। दीपिका जी जो बात कह रही है आप कितना? देखिए, मैं आपको एक चीज याद दिलाना, अध्यादेश पे मत बात कीजिएगा, अध्यादेश पे मैं बात नहीं कर रहा, मैं राहुल गांधी जी पे बात कर रहा हूँ। आप राहुल गांधी जब भी पार्लियामेंट में भाषण देते हैं या कुछ बोलते हैं तो आप गौर से देखिए, आप जन लोकपाल बिल के जो उनका भाषण है वो याद कीजिए, 2 पन्ने आते हैं, उसको पढ़ देते हैं, उनका भाषण हो गया। इतने सीरियस चीज पे आपका यही है। और क्या वो भाषण में था? उसका जब बुलंदखंड, उसके पहले बुलंदखंड की बात आई थी तो कलावती की कहानी सुना के चल दिए थे। उस कलावती के लिए आपने किया क्या है? क्या बुलंदखंड का डेवलपमेंट हो गया? उस भाषण के आज 7 साल हो गए। तो आप हर चीज आते हैं और वही वो अमिताभ बच्चन या किसी भी फिल्म एक्टर की तरह अपना डायलॉग बोल के चले जाते हैं। अमिताभ बच्चन फिर भी बेटर थे, वो तो एंग्री यंग मैन और हिट एक्टर थे। आप एक सुपरस्टार, ऐसा है थिएटर की जहाँ बात कर रही है, सुनिए, थिएटर की जहाँ बात कर रही है, तो मैं कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी थिएटर जगह जगह नकली लाल किले बनाकर थिएटरबाजी कर रही है। और जहाँ तक आपने अध्यादेश की सुनिए, अध्यादेश देखिए उनको इतना चैन नहीं है। डेमोक्रेसी में चुनाव के बाद ही ये सब होता है, लाल किला मिलता है चुनाव के बाद ही। जिसके साथ ही आपने अभी जो कहा अध्यादेश के बारे में, तो आप भूल गई हैं कि सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था दागियों के संबंध में, तो सबसे पहले यही विपक्षी दल चिंता इनको सबको हो गई, क्योंकि सबके पास दागी है। और मैं कांग्रेस के पास ही मैं मना नहीं कर रही, लेकिन कांग्रेस में सबसे कम है, सबसे ज्यादा इन्हीं सब लोगों के पास, विपक्षियों का, जो कांग्रेस विरोधियों के पास दागी है। तो नहीं, लेकिन सभी लोगों ने नहीं, सभी लोगों ने चिंता में की। प्रधानमंत्री नहीं, देखिए गलत बात है, 2G की बात करिए बार बार, तो 2G का जो हमारे सहयोगी है, राजा वगैरह जो भी है हमारे सहयोगी थे, आपने तो दीपिका जी आपने तो घोटालों की और भ्रष्टाचार की बात कहने का आपको कोई हक नहीं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जेल में, ऊपर आरोप नहीं लगे। अगर ये बात करेंगे तो बहुत लंबी जाएगी। आपके तो रक्षा मंत्री के घर में डिफेंस सौदे होते थे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण सबने उसमें लिए, आपको भ्रष्टाचार पे बोलने का कोई हक ही नहीं है। चलिए ठीक है, शांत हो जाइए। ठीक, मैं बोल रहा था दीपिका जी, चीजें स्थिति यहाँ पर आपके साथ ऐसी खड़ी हो गई है कि हैदराबाद के अंदर एक तो टिकट ले रहे हैं, कर रहे हैं, एक अलग पार्टी का मसला है, हम उस पर बात नहीं कर रहे, पर हम ये कह रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर भाषण देते हैं तो बंगारू लक्ष्मण स्टेज पर होते हैं, ये भी आपकी यहाँ स्थिति है, बगल में ठीक है। IPL हो गया, सब हो गया, एक बयान नहीं है, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है, उस नाते भी उनका बयान नहीं आया, तो कहां आप भी बोल रहे हैं बड़े बड़े स्कैम में नरेंद्र मोदी जी, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स तो वो भी कर रहे हैं ना, आप भी कर ही रहे हैं, आप कैसे अलग है कांग्रेस से, क्यों आपको भी मौका दे? आप आईपीएल का मुद्दा उठा रहे हैं सिद्धार्थ, तो जिस मिस्टर श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरेंस दे दी है, वो मोदी साहब क्या बोलेंगे? नहीं क्यों? नहीं देखिए आप गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो आपको वो नहीं बनता क्या? देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अगर टेंटेड, और वो मामला वैसे भी सब जुडिस था, देखिए नहीं देखिए कांग्रेस किसी भी देखिए आपको पसंद आती है, आपको सूट करती है, ये सिद्धांत तो आप पूरे 50 सालों से फॉलो कर रहे हैं। बात बताइए सर, नहीं आप सिद्धार्थ में क्या दिक्कत है? अगर आप कर रहे हैं सिलेक्टिव पॉलिटिक्स तो कहिए कि हमारे स्ट्रांग मुद्दे हम सिलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सिद्धार्थ, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहती हूँ, आप सब मुद्दों की छोड़िए, आप मुझे एक बात बताइए कि कौन सी ऐसी केंद्र की सरकार इस भारत के इतिहास में रही है जिसने सिर्फ अपॉर्चुनिटी पॉलिटिक्स या वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से आज आंध्र प्रदेश का विभाजन इतने एडहॉक मैनर से कर दिया है कि जिस तरीके से सीमांध्रा की वहां पे हालत हो रही है, जहां पावर कट्स हो रहे हैं, रोड ब्लॉकेज हो रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद हो रहे हैं, और जिस तरीके से वहां पे ट्राई मची हुई है, बात नहीं है, सच्चाई का सवालों का जवाब नहीं। देखिए सिद्धार्थ, ऐसी बात नहीं है, हमने हर मुद्दे पे बोला है, आपने सुना है, आपने नहीं सुना है। देखिए सुनिए, आप हर रोज कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं पे हर पॉलिटिकल एडिटर नरेंद्र मोदी पे कोई ना कोई आर्टिकल जरूर लिख रहा है, भाजपा पे आर्टिकल लिख रहा है, कहीं ना कहीं पे पूरे देश को कहीं ना कहीं ये बात पता है कि भाजपा की सरकार केंद्र में आ रही है। तो कहीं ना कहीं पे जो देश का जो माहौल है वो इस प्रकार का बना हुआ है। आपका प्राइम टाइम टेलीविजन डिबेट अगर इस पे चलता है और आपकी टीआरपीज बढ़ती हैं, भाजपा को अच्छी तरीके से राइट लेफ्ट, आज तो हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। नहीं, तो राहुल गांधी की बात करते करते तो आप सीधे आप कह रही है, अभी आप नैतिकता की बात कर रही हैं, तो फिर आप भी नैतिकता पे जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। देखिए, आप नैतिकता, जनता को आप ये कहेंगे कि नहीं कांग्रेस ये मुद्दों पे बोलती है, हम उसके खिलाफ हैं, आप भी बात कीजिए। आप किस नैतिकता की बात कर रहे हैं सिद्धार्थ? उसी की जिसका आप हवाला दे रहे हैं। आप जिस लाखों करोड़ों घोटालों की बात, हम तो वो भी कह रहे हैं, हम तो राहुल गांधी के बारे में कह रहे नहीं बोल रहे हैं। आप कांग्रेस जो कहते हैं वो करते नहीं, कौन कौन से जुर्म ढकेंगे? ठीक है, सारे के सारे पब्लिक एरिना में बाहर हैं। देखिए, मैं बार बार यही कहता हूं कि दोनों राजनीतिक जो नेशनल पार्टी, इस देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि दोनों जो मेन राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो दोनों ही इक्वली उतने ही भ्रष्ट हैं, इक्वली दोनों में क्रिमिनल्स हैं, बल्कि बीजेपी में क्रिमिनल्स एमपी ज्यादा हैं, उनसे 30% इनके मेंबर्स जो हैं वो क्रिमिनल हैं, बैकग्राउंड से आते हैं या उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल ऑफेंस का केस है। तो ऐसे में कोई भी नीति की बात करे और वो कहे कि नहीं मैं पाक साफ हूं, तो ये नहीं है। और इस देश के पास यही विडंबना है कि किसके साथ हम जाएं। एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ
समुद्र है, तो हम जाए कहाँ? सबसे बड़ी विडंबना ये है। देखिए, ऐसा तो फिर हर देश को सोचना चाहिए, हर प्रजातंत्र देश को यही सोचना चाहिए, यहाँ खाई है, यहाँ गड्ढा है, हम कहाँ जाएं? ये हल नहीं होते हैं। और अगर आपको एक प्रजातंत्र में आपको एक किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो आपको वोट करना ही है, और अगर आप इतना सिनिसिज्म और इतना क्रिटिसिज्म करेंगे हर पॉलिटिकल पार्टी का, खासतौर पे देखिए यहाँ पे देखिए किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड किया जाता है, पॉलिटिकल कम्युनिटी को डिफेंड करने की बात करते हैं। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी जो भारत में 55 साल से रूल कर रही है और 55 साल के बाद कहती है कि 70%, 70% पॉपुलेशन भूखी है, इसलिए हमको फूड सिक्योरिटी बिल लाना है। मतलब आप किस तरीके से मौका तो खैर जनता ही देगी, और जनता को जो आप बताएंगे उसमें ही तो मौका मिलेगा। मैं कांग्रेस के लिए भी कह, मैं मीडिया को भी ये बात कहना चाहती हूँ, मैं हर चैनल पे ये बात कहती हूँ कि आप कम से कम एक मौका दीजिए। अरे सरकार, ये प्रजातंत्र है। दीपिका जी, यहाँ पे जो देश के ज्वलंत मुद्दों पे आप दीपिका जी, देश के ज्वलंत मुद्दों पे आप बोल नहीं रहे, भ्रष्टाचार पे आप बात कर रहे हैं तो घुमा फिरा के कर रहे हैं, स्पष्ट आप बोल नहीं रहे, आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है वो नेता बोल रहे हैं, तो कहां जनता वोट देगी? देखिए सिद्धार्थ, क्यों देगी? सुनिए सिद्धार्थ, हर रैली पे हमारे नेता बहुत बोले हैं, भ्रष्टाचार पे बोले हैं, नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, सब पे बोले हैं। अपना भ्रष्टाचार क्यों छुपाते हो? अपना भ्रष्टाचार तो पीछे कर जाओ, पर्दा डालते हो। सरदार सरोवर बांध को बोलते नहीं। देखिए नरेंद्र मोदी को अगर सुनने के लिए इतनी भीड़ उमड़ती है, वो कुछ तो ठीक बोलते ही होंगे, वरना देश की जनता तो बेवकूफ नहीं है। इस लिहाज से तो राहुल गांधी भी ठीक बोलते होंगे। नहीं, देखिए मुझे नहीं पता, देखने देखिए जितनी भीड़, ये तो सिद्धार्थ आपको भी पता है कि जितनी पॉपुलैरिटी, जितनी पैमाना कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे जनता मोदी को सुनना चाहती है। आज वो एक लेकिन मोदी के सिद्धार्थ मैं यहाँ जोड़ देना चाहता हूँ कि मोदी को जनता सुनना चाहती थी, क्योंकि यूपीए 2 से वो उब चुकी थी, उसके भ्रष्टाचारों से उब चुकी थी। लेकिन मोदी के भाषण में पिछले 4 महीने के या 3 महीने के भाषण में वो कंटेंट नहीं मिल रहा है जनता को, तो जनता सुनना चाहती थी, और जो परिवर्तन के लिए सिद्धार्थ, अगर बात इतनी आती है तो मैं शरण जी से और साहब से निवेदन करूंगी आगे से कि आप मोदी के स्क्रिप्ट राइटर बन जाइए, और जैसा आप कहेंगे वो वैसा बोल देंगे। नहीं तो क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप मोदी साहब जब भाषण देते हैं तो आप उनके भाषण को ठीक से सुनते नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं आप उनके भाषण को देख लीजिए, 4 भाषण नहीं दिए, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट होने के बाद कुछ भी नहीं होता। दिल्ली पूछना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर जब पार्टी से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नॉमिनेट होने के बाद उन्होंने 4 बड़े रैलीज की हैं, और 4 रैलीज के भाषण को उठा के देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ रेपुटेशन के अलावा कुछ नहीं है उसका। कमोबेश कांग्रेस की स्थिति, एक मिनट सत्य बहन जी, अब हमने बात बीजेपी की कर ली कि वो जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर नहीं बोलते, पर आपके यहाँ क्या स्थिति है? आपके यहाँ पर मुजफ्फरनगर पर राहुल गांधी बोलते हैं पर अब कार्रवाई नहीं करते। जो 2 नेता आपके यहाँ पर जिनके खिलाफ एफआईआर थी, जिनके खिलाफ मामला था यूपी के अंदर, उनके ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं की, तो आप भी तो खाली बोल ही रहे। देखिए ये इनके जो पार्टी लाइन पे तो कार्रवाई कीजिए, उनके विधायकों पे तो कार्रवाई कर दी गई है। किसने कर दी कार्रवाई? प्रशासनिक तौर पे हुई है। प्रशासनिक तौर पे हुई, तो प्रशासनिक तौर पे हमारे नेता अगर जो भी रहे हो तो उन पे किसने मना किया? तो आप खुद पार्टी में नहीं करेंगे कार्रवाई? देखिए दूसरी बात ये है कि जहां तक बोले हैं कि नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा सुनने ये नहीं आते, वो एक परिवार पर हमला करना जानते हैं, उससे कोई विजन नहीं है, कोई इनका क्लियर स्टैंड नहीं है, कोई रचनात्मक मुद्दा इनके पास होता ही नहीं है। और हमारी कांग्रेस का रचनात्मक देखिए मुद्दा भी होता है। और दूसरी बात, अगर एक परिवार के ऊपर हमला करते, जिस परिवार के ऊपर हमला करते, मैं चुनौती के साथ कहती हूँ कि उस परिवार की कुर्बानियां, उस परिवार की देन देश के लिए, उसको कोई मुकाबला नहीं और कोई किसी तरह से कोई तुलना नहीं हो सकती। मैं बिल्कुल मानती हूँ, इतनी कुर्बानियां करी है इस परिवार ने कि इस परिवार ने देश को ही बेच दिया है। इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है कि आपने देश की इतनी दुर्गति कर दी है। शक्ति जी अपनी बात, ये सबसे बड़ी कुर्बानी है परिवार की। सच्चाई पर आइए, ये देश जानता है। मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी कहते हैं कल अलीगढ़ और रामपुर की सभा में कि राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक लोग दंगा कराते हैं। अगर उनके पास इस बात का सबूत है और केंद्र में उनकी सरकार है तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी सपा सरकार के खिलाफ।
जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार है। अन्यथा वो ये कहकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते और सिर्फ दूसरे पे मैंने वो मीठा लैपटॉप पे कोस रहे पर उसी सरकार के सहारे खड़े भी हुए। नहीं अरे और आपको मालूम है बैसाखी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको मालूम है कि अगर वो सरकार के बदौलत आपकी सरकार केंद्र में चल रही है और आप सिर्फ जाकर कहने के लिए एक टोकनिज्म जो है पॉलिटिक्स, उन्होंने मुलायम जी के खिलाफ टोकनिज्म जो है वो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने मुलायम जी और मायावती जी के खिलाफ तो उन्होंने करप्शन के केसेस भी हटवा दिए हैं। यानी जाते जाते वो उनको वो तोहफा दे गए हैं कि पोस्ट इलेक्शन में अगर उनके उनमें से किसी की भी जरूरत उनको पड़ती है। आरोप है और ये सरकार सुप्रीम प्रो करप्शन है। शरण साहब जल्दी से अपनी बात रख दीजिए। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि सच्चाई जो है, जो आप आम जनता से बात कीजिए, वो दोनों पार्टी से खुश नहीं है। और एक अगर वो पुरानी कहावत है कि सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, जब इनका अपना राजनेताओं का बात आता है तो ये सब एक हो जाते हैं। जहां राजनीतिक वर्ग का बात कीजिए, एक क्रॉस पार्टी लाइन सब एक हो जाएंगे, लेकिन जब जनता की बात कीजिए तो कोई उठाने को तैयार नहीं है। तो जनता की बात, आज लोग मर रहे हैं तो तीसरा विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प भी कोई नहीं है हमारे पास में। मतलब अगर हम भाषणों की भी बात कर रहे हैं या पब्लिक अपीयरेंसेस, जैसा आप कह रहे थे कि एक बड़ी अच्छी खेप हुआ करती थी, आडवाणी जी हो गए या फिर वाजपेयी जी हो गए, अब क्या ऐसे नेता दोनों ही पार्टियों में नहीं है जो अच्छे से मन से संबोधन करें, या सिर्फ जनता वेट करेगी कि बस यही लोग आएंगे और बोलेंगे? देखिए जनता चाहती है, जो ऐसे नेता चाहती है जिनके पास विजन है और वो उनसे कनेक्ट करें। लेकिन आज जो लोग राजनेता है हमारे देश में और जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नेता हैं, उनमें से बहुत कोई भी ऐसा नहीं दिखता। इनके कैंपेन पे सब टिका हुआ है अब सब। दूसरे नेता जो नहीं है जो कि वोकल इन द सेंस जो अपनी सोच से कोई बात रख सके और जनता से को वो समझा सके, ऐसा नेता नहीं दिखता। आज सिर्फ स्क्रिप्टेड नेता है, जैसा कि कह रही थी कि आप उनके भाषण का स्क्रिप्ट लिख दीजिए, तो ये भाषण का स्क्रिप्ट लिखा जाता है और उसको वो जाकर पढ़ दे रहे हैं और वो जनता उससे कहीं भी अपने को जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रही है। सिद्धार्थ, जिस तरीके से जनता का एक इमोशनल कनेक्ट बनता है, मोदी जी इज अ लीडर विद इमोशनल कनेक्ट विद द पीपल। जब लोग उसकी रैलीज में, उनकी रैलीज में आते हैं, बहुत बड़ी भीड़ में आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनको सुनते हैं। आपकी मीडिया उनके हर भाषण को इतनी सारा दिन प्ले करती रहती है और उसके ऊपर टिप्पणी करती है। नहीं देखिए, सुनिए, मोदी साहब इज अ वेरी डिसिसिव एंड अ डायनामिक लीडर। दिस कंट्री हैज गॉन इनटू अ स्टेट ऑफ कोमा। ये पैरालिसिस की स्टेट में चली गई है। हर नीति जो है पैरालिसिस की स्टेट में। आज पाकिस्तान या चाइना की इतनी हिम्मत हो रही है क्योंकि उनको पता है। एक चीज और मैं बड़ा अहम मुद्दा यहाँ पर संक्षेप में उठाना चाहूंगा। आप बात कर रही, आपसे मैं करूंगा सत्या बहन जी, नॉर्थ ईस्ट का जिक्र आप लोग नहीं करते हैं ना, राहुल गांधी के भाषण। ठीक है, हम मान रहे हैं कि चुनाव अभी मिजोरम के अंदर भी है, और मैं ये बात बतौर मीडिया पर्सन भी मानता हूं कि शायद मिजोरम का उतनी बात नहीं होती है। क्या आपको नहीं लगता मिजोरम को भी स्थान मिलना चाहिए, वहां की उसके भी मुद्दे उठाने चाहिए? राहुल गांधी तो उठा सकते हैं। नहीं, मिजोरम हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, ऐसा नहीं है हमारे जितने। नहीं, पर भाषणों में क्यों मिजोरम नहीं आ पा रहा? सिर्फ यूपी ही साधने में लगे? नहीं, ऐसा बात देखिए, यूपी में इन लोगों ने जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए जाल बिछाया है, एक ऐसे जो अपराधी और प्रकृति के लोग जो जमानत पर है, उसको उत्तर प्रदेश में आग लगाने के लिए। पर क्यों नहीं मिजोरम पे बात हो रही? क्यों नहीं आप नॉर्थ ईस्ट पे बात कर रहे हैं? हमने तो नहीं सुना राहुल गांधी को। जाते हैं तो दीपिका जी आप ही बोल दीजिए, लास्ट कमेंट आप दे दीजिए। नरेंद्र मोदी भी नहीं बोल रहे हैं कुछ ज्यादा नॉर्थ ईस्ट पे, क्यों नहीं बोल रहे? देखिए, इनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा है। मैं आपको एक बात बहुत प्लीज सबको एक बार बोलिए। देखिए, नागालैंड में चुनाव हो रहा था, मैं वहां पर ऑब्जर्वर थी, और इन्होंने ये सोचा कि अपने को स्टैंड करने के लिए एक आदमी को ढूंढा वहां पर नागालैंड में। एक आदमी, हमारी पार्टी पूरी तरह से चुनाव लड़ रही थी विधानसभा का, एक आदमी को बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाए। वो आदमी भाग रहा था कि भाई हमें तो पकड़ के लाए और हम चुनाव लड़ाने के लिए। आप अपनी ओर से बात रखिएगा, बोलना चाहिए, अच्छी बात है, हमारे ही लोग गलत बात बोलते जी। दीपिका जी जल्दी से। देखिए सिद्धार्थ, ऐसे है, नॉर्थ ईस्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और ऐसा नहीं है कि उस पर बयान नहीं होता या उस पर बोला नहीं जाता है। संबोधन तो कर सकते हैं ना, मंच से वो भी सुनेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं, बिल्कुल अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। ऐसा होता है। इतने देखिए, एक जो भाषण होता है कितने वक्त का होता है?
40 मिनट्स का होता है, 1 घंटे का होता है, उसमें इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं बोलने के लिए। तो और ये अगर नहीं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखिए आप शब्दों को कैच मत कीजिए। सत्यवेन जी, ये स्थिति आपके साथ भी है। आप सिद्धार्थ शब्दों को कैच मत कीजिए। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका दिल्ली में भाषण है फॉर एग्जाम्पल, और आपके पास 50 मिनट का समय है, तो उस समय आपको वोटर के साथ कनेक्ट भी होना है, इलेक्टोरेट के साथ कनेक्ट भी होना है, और इंपॉर्टेंट मुद्दे जो देश के सामने हैं, सिक्योरिटी के मुद्दे हैं, इकोनॉमी के मुद्दे हैं, उन पे आपको बात करनी है, करप्शन के मुद्दे हैं, उन पे आपको बात करनी है। मुद्दे सेट रहते हैं तो उस पे ही बोला जाता है। जी बिल्कुल। और प्रायोरिटी वाइज जल्दी से अपनी बात रख दीजिए। ये भी एक मिसिंग पॉइंट दिखता है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब हम कोई नेता भाषण देता है तो। इसलिए मिसिंग दिखता है क्योंकि वो उससे सरकारें नहीं बनती दिल्ली में। उनकी संख्या, सीटों की संख्या 3, 4, 5 है उन राज्यों में, असम को छोड़कर। ठीक है, इसलिए राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और जो चलिए राहुल गांधी जो यूटोपियन जो वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं, या वो यूटोपियन पॉलिटिक्स भारत में क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए, उसके लिए बहुत वो उनको तो बोलना चाहिए जी। देखिए ये हमारे लिए कांग्रेस के लिए पूर्वोत्तर राज्य महत्वपूर्ण राज्य है। तो जान रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है बार बार बोलना, पर एक मिनट, आसाम को छोड़ के कांग्रेस भी किसी भी स्टेट्स का नहीं बात करती, ठीक है, और ना बीजेपी करती है, और दोनों ने ही उसको एक अलग एलियन कंट्री बना दिया है। और इसीलिए आप देखिएगा कि वहां सब लोग दे वांट टू गो एलोन। अरुणाचल प्रदेश में आपको एक्सट्रीमिस्ट है, नागालैंड में एक्सट्रीमिस्ट बोलना चाहिए। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे जब भी हो बड़ा नेता बोले तो अच्छा लगता है, वो भी हमारे ही लोग हैं। और कुल मिला के ये बात निकल करके आई है कि भाषणों के अंदर समाधान शायद कहीं ना कहीं कम दिख रहा है, पर आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं ये जो पैटर्न शुरू हो चुका है और ये जो आगे जाएगा, जो कि यूपी के अंदर अब नरेंद्र मोदी की भी रैली होने वाली है, वहां पर किस तरह से अब जवाब होता है और क्या धरातल के ऊपर वो वोट में तब्दील हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए। तो कुल मिला के आज यही है कि ये जो जितनी भीड़ वहां आ रही है, क्या वोट में तब्दील होगी, ये एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ। आप देख रहे थे प्राइम मिनट। नमस्कार। तुलसी एक ऐसा पौधा जिसे हमारे देश में न सिर्फ पूजा जाता है बल्कि एक औषधि के रूप में भी तुलसी का हर घर में महत्वपूर्ण स्थान है। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक श्री अनिल बंसल के नेतृत्व में कार्यकुशल